एक छोटी सी 7 साल की लड़की जिसे मजबूरी में अपने माँ बाप से दूर भेज दिया गया। सर्दी, भूख, इल्जाम सब कुछ सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये माँ और बेटी के प्यार, बलिदान और हिम्मत की मिसाल है। ओशन की जिंदगी आपका दिल जरूर छू लेगी। कहानी शुरू होती है साल 1907 में, जापान के एक छोटे से गांव में। ठंडी का मौसम है। सीन एक बहुत ही गरीब परिवार का है। माँ, पिता, बच्चे, दादी और छोटी सी ओशन। ओशन एक प्यारी सी 7 साल की लड़की है। सब मिलकर थोड़ा बहुत जो खाना है वो बांट रहे हैं, लेकिन ओशन के पिता परेशान दिख रहे हैं। अचानक वो कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब तू काम करेगी। एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी बनेगी। ओशन मना कर देती है। उसे अपने माँ बाप के साथ रहना है, स्कूल जाना है और किताबें पढ़नी है। माँ और दादी भी नहीं चाहती कि वो इतनी सी उम्र में काम करे, लेकिन परिवार के पास इतने चावल नहीं कि वो ठंडी का मौसम निकाल सकें। इसलिए पिता उसे जबरदस्ती भेजने लगते हैं, 2 बोरी चावल के बदले। जब ओशन फिर से मना करती है तो पिता गुस्से में आकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन माँ उसे बचा लेती है। मजबूर माँ और दादी बस रो सकती हैं। अगली सुबह ओशन की माँ एक ठंडी नदी के पास चुपचाप बैठी होती है, दुख में डूबी हुई। ओशन बार बार बुलाती है, लेकिन माँ कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद माँ बेहोश हो जाती है और गांव के लोग उसे नदी से बाहर निकालते हैं। दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि माँ एक और बच्चा इस गरीबी में लाने का दर्द सहन नहीं पाई, इसलिए उसने ठंडे पानी में जाकर अपना बच्चा खोना चाहा। माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था। ओशन ये सब देखकर टूट जाती है। उसे लगता है उसे अपने परिवार का साथ देना होगा। उसी रात वो उठती है और माँ से कहती है, मैं कल से काम पर जाऊंगी। माँ मना करती है, कहती है वो उसे नहीं भेजेगी, लेकिन ओशन कहती है, माँ मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप जिंदा रहो। मैं काम करूंगी, लेकिन आप ऐसा दोबारा कभी मत करना। फिर वो माँ की गोदी में सर रखकर सो जाती है। माँ उसे लोरी गाकर सुलाती है। अगले दिन वो दिन है जब ओशन को घर छोड़कर जाना है। जाने से पहले वो अपने भाई के लिए घास का एक छोटा सा परिंदा बनाती है, जो उसने अपनी दादी से बनाना सीखा था। फिर कुछ लोग आते हैं 2 बोरी चावल के साथ। उस चावल के बदले ओशन को काम करना पड़ेगा। अब उसके जाने का वक्त आ गया है। माँ उसको एक किमोनो पहनाती है जो उसने खुद सिलकर बनाया था। माँ कहती है, अब तुम अकेली हो, अपना ख्याल खुद रखना, लेकिन अगर कभी कुछ बर्दाश्त नहीं हो तो लौट आना, मैं हमेशा यहीं रहूंगी। ये कहते हुए माँ के आंसू रुकते नहीं। दादी उसके हाथ में एक सिक्का देती है और कहती है, मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकती। फिर वो ओशन को जोर से गले लगा लेती है। आज ये छोटी सी लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर काम पर जा रही है। ओशन के लिए ये एक बहुत दुख भरा पल है, और उसकी माँ के लिए भी। पिता जो उसे भेज रहे थे, उनके लिए भी ये पल सहना मुश्किल हो जाता है। वो भी रो पड़ते हैं, और इस तरह ओशन की एक नई जिंदगी का सफर शुरू होता है, एक मजदूर की जिंदगी। हर सुबह वो जल्दी उठती है, कुएं से पानी निकालती है, फिर उसे चूल्हा जलाना होता है और खाना बनाना होता है। जब खाना तैयार होता है तो सब लोग मिलकर खाते हैं। ओशन भूखी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये खाना उसके लिए नहीं है। घर की मालिक उसे बाहर खींच लेती है और कहती है, बाहर जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जब ओशन महंगी मैट पर गलती से पांव रख देती है तो उसे मार भी पड़ती है। फिर उसे पूरा घर साफ करने को दिया जाता है। भूखी होने के बावजूद वो सारा काम करती है। बाद में जब उसे खाने के लिए कहा जाता है तो वो खुशी से किचन में जाती है, लेकिन बाउल खाली होता है। वो जब कहती है कि चावल नहीं है तो मालकिन कहती है, जो थोड़ा सा बचा है बर्तन के कोने से वही निकाल कर खा लो। दुख के बावजूद ओशन वो कुछ दाने खुशी से खा लेती है। ओशन का सपना था पढ़ना। एक दिन जब वो घर के बाहर के बच्चों के साथ बाहर जा रही होती है तो कुछ बच्चों को किताबें पढ़ते देखती है। उसका दिल खुश हो जाता है और उनके साथ स्कूल की तरफ चलना शुरू हो जाती है, पीठ पर अपनी मालकिन का बच्चा बांधे हुए। तभी मालकिन बुला लेती है। ओशन वापस आकर बच्चा माँ को देती है। पीठ दर्द कर रही होती है, पर उसे बच्चे के सब कपड़े साफ करने के लिए बोला जाता है। जब वो कुएं के पास कपड़े धोने लगती है तो फिर से मार पड़ती है, क्योंकि गंदे कपड़े कुएं के पास नहीं धो सकते। फिर उसे बोला जाता है कि ठंडी नदी में जाकर कपड़े धो। एक इतनी ठंडी जगह में बर्फ जैसे पानी में कपड़े धोना
वो भी एक छोटी सी बच्ची के लिए। लेकिन ओशन के पास कोई रास्ता नहीं है। हर दिन उसे ये सब करना पड़ता है। घर के मालिकन उस पर इतना जुल्म कर देती है कि वो थक जाती है। लेकिन ओशन अब सब काम बिना कहे समझने लगती है। दिन बीत रहे होते हैं, तभी एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगता है। मालकिन कहती है कि एक सिक्का गायब हो गया है और ओशन ने चोरी किया है। ओशन बार बार कहती है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं होती। ना सिर्फ उस औरत ने ओशन पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि उसके सारे कपड़े उतार कर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। तभी उससे वो सिक्का मिला जो ओशन की दादी ने उसे दिया था। ओशन रो कर कहती है कि ये चोरी नहीं किया, ये तो मैं घर से लाई हूँ। लेकिन कोई नहीं मानता। बेइज्जती और गुस्से से भरी ओशन रोती हुई घर से निकल जाती है। तेज तेज बर्फ गिर रही होती है। ठंड काफी तेज होती है। ओशन बिना सोचे समझे चलती जाती है, तब तक जब तक वो बर्फ में बेहोश होकर गिर नहीं जाती। तभी एक शिकारी लड़का उसे जंगल में ढूंढ लेता है। जब ओशन को होश आता है तो वो देखती है कि वो लड़का उसके पास बैठा है और माउथ ऑर्गन बजा रहा है। उसका नाम साको होता है। साको प्यार से कहता है चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। वो उसे गर्म सूप पीने को देता है। थोड़ी देर बाद एक और आदमी मोत्सुजू भी वहां आ जाता है। वो सब कुछ ओशन को समझाता है, कैसे साको ने उसे ढूंढा और घर ले आया और पूरी रात उसकी देखभाल की। ओशन के दिल में शुक्रिया और इज्जत का एहसास जगता है। इस बीच उस घर में जहां ओशन काम करती थी, सच सामने आता है। असल में उस सिक्का उस औरत के बेटे ने ले जाकर दुकान में दे दिया था। ओशन ने कुछ नहीं चुराया था, लेकिन उस औरत को कोई अफसोस नहीं होता, कोई पछतावा नहीं होता। अगले दिन सुबह मोत्सुजो कहता है कि वो ओशन को उसके घर ले जाएगा, लेकिन ओशन कहती है मेरे पास अब लौटने के लिए कोई जगह नहीं बची। मोत्सुजो पहले मना कर देता है, लेकिन साको कहता है वो यहाँ रह सकती है। असल में साको खुद एक भागा हुआ फौजी है और मोत्सुजो उसे छुपा रहा है। एक बच्ची को अपने पास रखना उनके लिए खतरा है, लेकिन साको उसे मना कर देता है। ओशन उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है मुझ पर झूठी चोरी का इल्जाम लगा। तब साको उसे पूछता है तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? ओशन का मतलब होता है विश्वास, सच्चाई। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है और तुम्हें अपना जीवन भी इसी तरह जीना चाहिए, सच्चाई और खूबसूरती के साथ। उस दिन के बाद ओशन हमेशा साको के साथ रहती है। एक दिन अचानक साको बीमार पड़ जाता है। ओशन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। मोत्सुजो से समझाता है साको एक फौजी था, जब युद्ध में गया एक गोली अभी भी उसके शरीर में है। हर तरफ मौत देखकर साको का दिल टूट गया, इसलिए वो युद्ध से भाग आया। उस रात ओशन उसकी सेवा करती है, ठंडा कपड़ा उसके माथे पर रखती है, उसे संभालती है। साको और ओशन के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। एक दिन ओशन देखती है कि साको किताब पढ़ रहा है। वो कहती है मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। साको को ये सुनकर बहुत प्यार आता है। वो उससे पढ़ना लिखना सिखाने लगता है, अल्फाबेट, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ। एक दिन वो दोनों मिलकर एक वॉर पोएम पढ़ रहे होते हैं। ओशन पूछती है आपको गोली लगी, आपको गर्व तो होगा ना? साको प्यार से समझाता है जंग जीतने के लिए बहुत सारी जानें लेनी पड़ती हैं, जंग कभी अच्छा रास्ता नहीं होता। इस तरह साको ओशन को जिंदगी के गहरे सच समझाता है। अब ओशन पहली बार जिंदगी में खुश होती है। ये दो अजनबी लोग उसके साथ इतने प्यार से पेश आ रहे होते हैं। पूरी ठंडी का मौसम खुशी से बीत जाता है, लेकिन अब समय आ गया है ओशन के घर लौटने का। वो नहीं जाना चाहती, लेकिन साको कहता है तुम्हारी जिंदगी लंबी है, तुम्हें इससे बेहतर बनना होगा। तुम्हारा जीवन यहाँ पहाड़ों में बर्बाद नहीं हो सकता। वो अपना माउथ ऑर्गन उसको दे देता है और कहता है हमेशा इसे संभाल के रखना और जिंदगी अच्छी जीना। फिर वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर उसके गांव की तरफ चल पड़ता है। जब वो गांव के पास पहुंचते हैं, कुछ फौजी लोग उन्हें देख लेते हैं। वो लोग साको को पहचान लेते हैं, एक भागा हुआ फौजी। वो उसे गिरफ्तार करने आते हैं और ओशन को भी, लेकिन साको कहता है मैं ओशन को कुछ नहीं होने दूंगा। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फौज उस पर गोली चला देती है। साको मर जाता है, उन्हीं लोगों के हाथों जिनके साथ उसने कभी अपने देश की सेवा की थी। दर्द और गम के साथ ओशन अपने घर लौट जाती है। उसकी माँ उसे देखकर खुशी से रो पड़ती है, लेकिन पिता उसे देखते ही मारने लगते हैं। वो कहते हैं तेरी चोरी के चलते हमें बेइज्जती सहनी पड़ी, चावल की बोरी भी लौटानी पड़ गई। माँ चाहती है कि ओशन को अंदर ले आए, लेकिन पिता मना कर देते हैं। उस रात ओशन बाहर ठंड में सो जाती है। अगले दिन एक औरत उसकी छोटी बहन को ले जाने आती है। उसे किसी और ने गोद लेना है।
ओशन रोकती है, लेकिन औरत प्यार से समझाती है वो यहाँ अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएगी, यहाँ तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल है। ओशन बाहर बैठी रहती है टूटी हुई सी, उसके पास कुछ करने को नहीं होता। अगले दिन ओशन एक नए घर काम ढूंढने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ किसी नौकर की जरूरत ही नहीं। घर की मालकिन रूनी उसे मना कर देती है, लेकिन ओशन घर लौटने से इनकार करती है। रात होने के बाद वो वहीं बैठी रहती है। मध्य रात को घर की बहू मीनू बाहर आती है और कहती है, शायद तुम्हें गलत जानकारी मिली है, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं। वो उसे कुछ पैसे देती है कि रात किसी होटल में गुजार ले और घर वापस चली जाए, लेकिन ओशन पैसे देने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं बिना काम के नहीं जाऊंगी, मेरे परिवार से 2 साल काम के बदले 5 बोरी चावल का वादा किया गया था, हमें वो चावल चाहिए, मेरे घर वाले भूखे मर रहे हैं, मैं हर काम कर सकती हूँ, मुझे एक मौका तो दो। रूमी ये सब सुन लेती है, फिर डिसाइड करती है कि ओशन उनके घर रुक सकती है। ओशन खुशी से रो पड़ती है, वो उनके दिल से शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो किचन में काम शुरू कर देती है। वो चावल पकाना चाहती है, लेकिन वहाँ की एक और मुलाजिमा कहती है, तुम छोटी हो, ये सब मत करो। लेकिन ओशन फिर भी चावल बना लेती है। फिर वो कपड़े को धोने में हेल्प करना चाहती है, लेकिन वहाँ भी पहले वाली नौकरानी मना कर देती है। पहले वाले घर में ये सब काम उसे करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं करने को दिया जा रहा। काम ना करने देना भी ओशन को उदास कर देता है। फिर वो मीनू के छोटे बच्चे को वॉक पर ले जाती है। एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जो उसकी उम्र की होती है। वो इस घर की बेटी होती है, मीनू की बेटी। एक मेड उसको स्कूल छोड़ने जा रही होती है। ओशन पूछती है, क्या तुम खुद स्कूल नहीं जा सकती? को ये बात पसंद नहीं आती, वो बिना कुछ बोले चली जाती है। बाद में ओशन एक किताब देखती है जो टेबल पर पड़ी होती है। उसे पढ़ना पसंद होता है तो वो किताब उठाकर पढ़ने लगती है। तभी कोई उसे बुला लेता है, तब वो किताब अपने पास रखकर काम करने चली जाती है। जब को स्कूल से लौटती है तो उसे किताब नहीं मिलती, तो वो सबसे पूछने लगती है। फिर वो ओशन के पास जाकर उसे किताब के साथ पकड़ लेती है। को कहती है, तू चोर है। मीनू को दुख होता है। को के पिता कहते हैं, एक चोर को अपने घर में नहीं रख सकते। ओशन आगे बढ़कर कहती है, मैंने चोरी नहीं की, मुझे बस पढ़ना था। लेकिन किसी को यकीन नहीं होता कि एक नौकरानी भी पढ़ सकती है। तब रूनी कहती है, अगर पढ़ सकती हो तो जरा पढ़ के तो सुनाओ। ओशन किताब उठाती है और बहुत खूबसूरती से पढ़ना शुरू कर देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं कि इतनी अच्छी रीडिंग कैसे कर सकती है। फिर रूनी ओशन से कहती है, लोग तो वैसे ही मान लेते हैं कि नौकरानियां गलत होती हैं, इसलिए आगे से ऐसे मामलों में बहुत संभल के रहना। अब ओशन सबके साथ घर में घुल मिल जाती है। उसे ज्यादा काम नहीं दिया जाता और खाने को भी पूरा मिलता है। उसका टाइम अच्छा जा रहा था। एक दिन वो माउथ ऑर्गन बजा रही होती है जो साको ने उसे दिया था। को उसे देख लेती है और उसे कहती है कि ये माउथ ऑर्गन मुझे दे दो, मेरी माँ तुम्हें पैसे दे देगी। लेकिन ओशन मना कर देती है, चाहे तुम मुझे दुनिया के सारे पैसे दे दो, मैं ये नहीं दूंगी, ये साको का गिफ्ट है, उसकी आखिरी निशानी। को गुस्सा आ जाता है, ओशन को धक्का दे देती है और माउथ ऑर्गन तोड़ने की कोशिश करती है। डर के मारे ओशन उसे दूर धक्का दे देती है और माउथ ऑर्गन उठा लेती है, लेकिन को गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ओशन बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। को के पिता को सब पता चल जाता है कि ओशन ने उनकी बेटी को धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। साथ ही ये भी समझ आता है कि ओशन अपने पुराने घर से भाग चुकी है और एक ऐसे आदमी के साथ देखी गई थी जो फौज से भागा गया था, जिसे लोग देशद्रोही समझते हैं। वो अपनी माँ से कहता है, इस लड़की को इस घर से निकाल देना चाहिए। ओशन कहती है, हाँ मैंने गलती की, मैंने को धक्का दिया, लेकिन सोको को बुरा मत कहना, वो एक अच्छा आदमी था, उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। उसने युद्ध छोड़ा क्योंकि युद्ध इंसानों की जान लेता है, युद्ध कभी किसी मसले का हल नहीं होता। रूनी ओशन से कहती है, को ठीक हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत के बाद कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं बना पाएगा, तुम इस घर में अब नहीं रह सकती। इसलिए रूनी तय कर लेती है कि ओशन को किसी दूसरे घर में काम के लिए भेज दे। दूसरी तरफ को होश आ जाता है। घर की एक और नौकरानी एक छोटी सी घास का बना हुआ परिंदा देती है जो ओशन ने उसके लिए बनाया था। जब को पता चलता है कि ओशन घर छोड़कर जा रही है, तो वो दौड़कर अपनी दादी रूनी के पास जाती है और कहती है, गलती ओशन की नहीं थी, मैंने उसे जबरदस्ती माउथ ऑर्गन लेने का कहा। सब लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन ओशन ने हिम्मत दिखाई। हमारा झगड़ा बस बच्चों वाला था। ओशन बहुत अच्छी लड़की है, उसे घर से मत भेजो।
दादी उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। वो डिसाइड करती है कि ओशन इसी घर में रहेगी। उस दिन के बाद ओशन वापस उस घर में रहने लगती है। को उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। वो लोग ओशन को मंदिर भी ले जाते हैं। ओशन से अब सब खुश होते हैं। लेकिन एक दिन मंदिर के पास उसे अपनी माँ दिख जाती है। वो एरिया में कुछ पैसे कमाने आई होती है, शराबी आदमियों के साथ वक्त बिताकर। अपनी माँ को ऐसे देखकर ओशन का दिल टूट जाता है। माँ भी उसे देखकर शर्मा जाती है। उस दिन रात को छुप कर उसकी माँ उसे मिलने आती है और उसे बोलती है, मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, मौसम बदलते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर घर लौट जाऊंगी। ओशन कुछ नहीं बोलती, बस माँ को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। उसका दिल दर्द से भर जाता है कि उसकी माँ को ऐसा काम करना पड़ता है। रूनी ये सब देख लेती है। उसे सब समझ आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ ओशन को तसल्ली देती है और कहती है, यही तो औरत का बड़कपन है। औरतें कभी अपने लिए नहीं जीती, वो माँ बाप, पति और बच्चों के लिए जीती हैं। तुम्हारी माँ ये सब परिवार की खुशी के लिए कर रही है। चाहे दर्द हो, वो सब सह जाती है। कभी उसे दोष न देना, अपनी माँ से हमेशा प्यार करना। ओशन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। बसंत का मौसम चुपके से आ जाता है। ओशन की माँ घर लौट जाती है। एक दिन जब ओशन काम कर रही होती है, मीनू आती है और उसे बताती है कि ओशन की दादी बहुत बीमार है, उसे तुरंत घर लौटना होगा। लेकिन ओशन कहती है, मैं अपना काम पूरा किए बिना नहीं जाऊंगी। वो काम करती रहती है। घर के लोग कहते हैं, जाओ ओशन, हो सकता है दादी जिंदा हो, तुम भी मिल लो। फिर भी ओशन काम करती रहती है। तभी उसकी दादी अपने आखिरी पल में होती है। वो ओशन को एक बार भी नहीं देख पाती, लेकिन ओशन के काम से कमाए गए चावलों को वो खुशी खुशी खा लेती है। इतने में को आती है और ओशन को अपना किमोनो देती है और कहती है, ये पहनो और तुरंत अपने गांव जाओ। ओशन देर नहीं करती, वो तुरंत निकल पड़ती है अपनी दादी से मिलने के लिए। सफ़र मुश्किल होता है, लेकिन जब वो पहुंचती है तो समझ जाती है कि वो देर कर चुकी होती है। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रहती। रोते हुए ओशन बार बार माफ़ी मांगती है। मैं एक बार भी आपसे नहीं मिल पाई दादी। ये पछतावा उसके दर्द को गहरा कर देता है। रोते रोते वो सो जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी माँ भी काम में लगी हुई है। दादी की तस्वीर के पास बैठी है। माँ ओशन को वो पैसा दे देती है जो दादी ने दिया था। ये वो पैसा है जो पहले वाले परिवार ने ओशन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उससे ले लिया था। अब वो पैसा ओशन को वापस मिलता है, दादी की आखिरी निशानी के रूप में। वो देखती है कि उसकी माँ अब भी काम खुद ही करती रहती है बिना रुके। जो दर्द उसने माँ को वही बेइज्जती वाले काम करते हुए महसूस किया था, अब धीरे धीरे कम हो जाता है। रूनी के शब्द उसके कान में गूंजते हैं, माँ अपने लिए नहीं जीती, माँ अपने परिवार के लिए जीती है। ओशन माँ के पास जाकर कहती है, माँ आप हमेशा काम करती रहती हो, कभी आराम नहीं करती। माँ कहती है, ये तो माँ होने का काम है। ओशन मुस्कुरा कर कहती है, माँ मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। उसकी माँ कहती है, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। हमने परिवार के लिए बहुत संघर्ष किया है, पर अब नहीं। लेकिन ओशन कहती है, नहीं माँ, ये सब संघर्ष नहीं है, अब मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, चाहे अकेली भी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। माँ ओशन को देखकर खुशी से भर जाती है। उसकी बेटी कितनी जिम्मेदार हो गई है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक शांत और गहरा प्यार उनके बीच महसूस किया जाता है। अब ओशन ने जिंदगी में अपना रास्ता ढूंढ लिया है। वो छोटी सी 7 साल की लड़की अब समझदार और जिम्मेदार इंसान बन चुकी है। वो फिर एक बार काम और अपने सपने, पढ़ाई की तरफ बढ़ती है ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। अगर इस कहानी ने आपको छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम अगली कहानी में आपसे मिल सकें। तब तक अपना ध्यान रखें और सबके साथ अच्छा बर्ताव करें।